भयानक तथा खतरनाक ये समंदर का एक ऐसा एरिया है। वहाँ से सबसे नजदीकी जमीन है लगभग 600 किलोमीटर दूर। वहाँ मछलियाँ नॉर्मल से ज्यादा पाई जाती हैं। इसी रीजन से 6 मछुआरों की टीम चल पड़ी फिशिंग के लिए। मछली पकड़ने के लिए सभी बहुत उत्साहित हैं, बट इन्हें कहाँ पता ये फिशिंग होगी इनके जीवन की आखिरी। ये है यूएस के पश्चिम में स्थित सिएटल शहर। आज एक फिशिंग वेसल रेडी हो रही है समंदर में जाने के लिए। नाम था आर्कटिक रोज। इस वेसल में रहेंगे टोटल 15 मछुआरे। वेसल के कैप्टन थे डेव रैंडल। समंदर में जाने से पहले सभी क्रू की अच्छी तरह टेस्टिंग ली गई। एक सेफ्टी ड्रिल तैयार की। वे बहुत रिस्पॉन्सिबल तथा कैपेबल कैप्टन थे। वह सुरक्षा को लेकर बहुत कॉन्शियस था। नाव में ज्यादातर पुराने लोग थे, बट फिर भी कुछ लोग नए हैं। बताया जाता है समंदर में पहुंचकर आपके पास 2 ही लाइफ बोट होंगे। यदि बीच समंदर में कुछ भी बुरा हुआ, सर्वाइवल के लिए इमीडिएटली तैयार होना होगा। ऐसे सिचुएशन में सर्वाइवल सूट को पहनने का बहुत कम समय मिलता है। हर छोटी से छोटी चीज की ट्रेनिंग बारीकी से दिया। उन्हें 60 सेकंड के अंदर ही लाइफ जैकेट को पहनना पड़ता है। कैप्टन ने अपने क्रू को अच्छी तरह ट्रेंड किया। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सूट को बगल में ही रखा जाता है कैबिन के। ऐसे हालात में इमरजेंसी आई, आप जल्दी से सूट पहन सकते हैं। फाइनली सफर शुरू हुआ। हफ्तों तक आगे बढ़ते रहे। अलास्का को पार करके पहुंचे बेरिंग सी में। अलास्का से लगभग 600 किलोमीटर दूर आर्कटिक के तूफानी सागर में काम कर रहा है। समय थोड़ा कठिन था, मौसम भी खराब है, पर इतना भी नहीं कि ये संभाल न सके। कैप्टन डेविड रैंडल को एक अच्छे फिशरमैन के तौर पर जाना जाता था। उन्हें बहुत एक्सपीरियंस था। वे मछली पकड़ने के सभी पहलुओं पर काम किए थे। जहाज के कप्तानों में वे सबसे बेहतर कप्तानों में से एक लगते थे। समुद्र उथल पुथल है, मौसम भयानक है, बट मछली बहुत मिल रही थी, मुनाफा बहुत है। अलास्का में मछली पकड़ना मानो जैसे गोल्ड रश के बराबर हो। ऐसे समय में जो भी फिशरमैन वापस आते थे, एक ही बार में इतनी कमाई होती थी कि एक घर खरीद लेते थे। बट इस बार क्रू का सीजन थोड़ा खराब चल रहा था। उन्हें पर्याप्त मछली नहीं मिल रही जितनी वे उम्मीद कर रहे हैं। मछली न मिलने का मतलब पैसे भी कम बनेंगे, बट फिर भी उम्मीद लगाए हुए हैं इनकी किस्मत बदलने वाली है। इस समय मछुआरे अपने घर यानी सिएटल से लगभग 3600 किलोमीटर दूर अलास्का के बेरिंग सागर में हैं। कैप्टन का एक्सपीरियंस बता रहा है वे फर्टाइल फिशिंग ग्राउंड पर हैं। इस क्षेत्र में मछलियां पाई जाती हैं नॉर्मल से ज्यादा। बेरिंग सागर की जिस लोकेशन पर फिशिंग कर रहे थे, ये समंदर का जियोमेट्रिक सेंटर है। मतलब ये लोकेशन अलास्का तट से सबसे दूर था। ये जैसी उम्मीद लगाए हुए थे सब कुछ वैसा ही हुआ। दूसरे दिन लगभग 10 टन मछली पकड़ने में कामयाब हुए। 10 टन मिलने का मतलब छोटे वेसल के लिए एक बड़ा बैग है। सभी बहुत खुश थे क्योंकि ये वही है जो वे चाह रहे थे। क्रू के बीच यही डिस्कशन हो रहा था। यहाँ आना सफल हुआ। सुबह हमें और भी मछलियाँ मिलेंगी। इस तरह सभी और मछलियाँ पकड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। मछली पकड़ना एक जुए की तरह होता है। मछुआरों को अपनी पूरी जिंदगी, अपनी लाइफ तथा घर को भी दांव पर लगाना पड़ता है। अंधेरा होने पर कैप्टन ने फैसला किया कि हमें यहीं रुकना चाहिए। रात भर यहीं रुकेंगे, सुबह फिर से बिछाएंगे नेट। एक छोटे वेसल का समंदर में एक जगह रुकना आसान नहीं था। इसके लिए लहरों के हिसाब से वेसल को आगे पीछे करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है जॉगिंग। बड़ी लहरों में जॉगिंग करना एक तरह का कला है। यदि वेसल तेजी से बढ़ता है तो बदल सकते हैं सामने की वेव को। ऐसा करना खतरनाक होता है। वेसल पर इम्पैक्ट पड़ेगा, खिड़कियां टूट सकती हैं। कैप्टन के माता पिता के अनुसार रैंडल हमेशा से मछली पकड़ने में माहिर रहा है। उसे समंदर में एडवेंचर का बहुत शौक था। सभी क्रू उसे पसंद करते थे, उसकी बातें सुनते थे। मछलियां खोजने में बहुत अच्छा था। कैप्टन के सबसे नजदीक थे फर्स्ट मैट कैरी ईगन। दोनों थे एक्सपीरियंस साथी, बट इन दोनों के सिवाय बाकी टीम नई थी। जब उन्होंने इस सीजन के लिए साइन किया, उनमें से कई ने पहले मछली नहीं पकड़ी थी। यह अमेरिका में सदियों से चली आई डेडलीस्ट इंडस्ट्री में से एक है। बेरिंग सागर में ये बहुत खतरनाक हो जाता है। मछुआरों के साथ छोटी सी भी गलती हुई तो वापस नहीं लौट पाएंगे। ये बाकी नाव की तरह ज्यादा पैसे नहीं कमाती जो बड़ी मछली ले जाती है। बेरिंग सी तक पहुंचना तथा वापस लौटने में इतना ज्यादा खर्च हो जाता था कि इनके कमाई का 1% हिस्सा ही खत्म हो जाता था। ये भी रीजन था कि वे एक्सपीरियंस फिशरमैन को नहीं ले सकते थे, वरना इनके मुनाफे कम होते। और भी उन्होंने किसी भी व्यक्ति को पकड़ लिया जिसे वे पा सकते थे। वे पैसे कम लें, कोई समस्या भी न हो।
वेसल क्रैप्ड तथा अनकंफर्टेबल था। आर्कटिक रोज वेसल इतनी छोटी है, मछली फैक्ट्री की गैली तथा चालक दल का डेक एक ही में है। 20 वर्ष का जेफ चालक दल का सबसे छोटा सदस्य है। सभी क्रू मछलियों को बैंक के पैसे की तरह देखते थे। जेफ को पैसे की बहुत जरूरत थी। वह वेटनरी स्कूल के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है। उसके माँ के अनुसार वह ब्राइट फ्यूचर के लिए गया था फिशिंग पर। उसे साइंस बहुत पसंद था, बहुत शौक था नए नए चीजों के बारे में जानने का। हमेशा सवाल पूछता रहता था। जैसा कि फिशिंग में नया है इसलिए प्रमोट किया गया है डेक हैंड पर। वह स्लाइम लाइन पर काम करने तथा मछलियों के आंत निकालने का काम करता है। उसका दोस्त जिमी वास्तव में पिछली बार फिशिंग पर गया था। उसी ने फिशिंग पर जाने का सुझाव दिया था। ये भी कहा कि एक बार जाने से तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि स्कूली पढ़ाई कंप्लीट कर पाओगे। बट जेफ को कहाँ पता, उसकी ये पहली यात्रा उसे जिंदगी की ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहाँ पूरी लाइफ खत्म होगी। सबसे सरप्राइज करने वाली बात तो यह है, उसे मछलियाँ पसंद नहीं। काम पसंद न होने के बाद भी पैसों के लिए रेडी हो गया, जबकि वास्तव में उसके फादर तथा मदर जाने से मना कर रहे थे। उन्हें पता था ये सफर बहुत डेंजरस होता है। जब क्रू फिशिंग कर रहे थे तो ब्रिज पर कैप्टन अपने दोस्त जॉन नेल्सन, जो उनके सिस्टर शिप पर पहले मेट थे, को रेडियो करता है जो 16 किलोमीटर दूर है। दोनों के बीच बातें शुरू हुई। यही सवाल चल रहा था, तुम लोगों के बीच कैसा है? कैप्टन ने जवाब दिया कि हमें मछलियाँ उम्मीद से ज्यादा मिली हैं। आपके पास कैसा चल रहा है? यह दो दोस्तों के लिए मिलने तथा इन्फॉर्मेशन शेयर करने का एक मौका था कि वे मछलियाँ कहाँ पा रहे हैं। दोनों दोस्तों में बहुत सी बातें कॉमन थी, थे लगभग एक ही उम्र के। दोनों के छोटे बच्चे हैं। दोनों ने बातें की इसी से जुड़ी। जॉन एक अच्छे इंसान थे। शाम होने से पहले उम्मीद से ज्यादा मछलियां पकड़ ली थी। आज का काम यहीं बंद होगा। साफ सफाई शुरू किए। क्रू अगले दिन के लिए सफाई खत्म कर लिया। सीजन जल्द ही खत्म होने वाला है। आज है 1 अप्रैल साल 2001। ब्रिज पर वे अपना शिफ्ट बदल रहे थे। अंधेरा होने पर पहला क्रू सोने चला गया, जबकि वेसल को ऑपरेट करने आई दूसरी टीम फर्स्ट मेट कैरी ईगन रात भर पहरा देगा, जबकि कैप्टन ब्रिज के पीछे यानी बंक की ओर बढ़ने लगे। लगभग 16 साल समुद्र में काम करने के बाद कैप्टन का यह आखिरी सफर था। अब इसे छोड़ने का फैसला किए हैं, यानी यह अंतिम सीजन है। कैप्टन अपने फैमिली से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। ऐसा कहना सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि वो अपने फैमिली का एक तस्वीर हमेशा अपने पास रखता था। यह रात कठिन होने वाली थी। मिडनाइट के बाद वेदर कुछ बदलने लगा। हवाएं तेज होने लगी, लहरें उठने लगी। इसी समय कैप्टन के फादर माइक हेस्टिंग्स वे भी समंदर में थे। डेटा के अनुसार इस समय उनकी दूरी ज्यादा नहीं रही होगी। उन्होंने बताया उस रात मौसम बहुत खराब था। उस समय 15 से 20 फीट की लहरें थी। ये चल रहा था 40 से 50 मील प्रति घंटे की स्पीड से। उनका कहना है जहां उनका बेटा था वहां स्थिति और भी खराब रही होगी। रेडियो पर कांटेक्ट भी हुआ, बातें हुई, सब कुछ नॉर्मल था। 3:30 बजे के बाद मौसम कुछ ठीक नहीं था। अचानक वेसल पर एक जोरदार झटका लगा। क्रू इधर उधर गिर पड़े। क्रू को जल्द ही एहसास हुआ वे जानलेवा खतरे में हैं। हालात इतने जल्दी बुरे हुए कि संभलने तक का मौका नहीं मिला। बर्फीला समुद्री पानी नाव में भरने लगा। केबिन में मौजूद एक क्रू भागकर नीचे गया क्योंकि उसे पता है ऐसे हालात में क्या होगा। सबसे पहले पानी भरने की संभावना होगी निचले डेक में। सभी का बाहर निकलना बहुत जरूरी था। कुछ ही पलों में ये जीवन तथा मृत्यु का सवाल बन गया। नाव किसी भी मोमेंट पलट सकती थी। कैप्टन के फादर का कहना था कि जब भी बोट में पानी भरती है तो हालात बस से बदतर हो जाते हैं। अफरा दफरी पहुंच जाती है टॉप पर। बेरिंग सागर का पानी इतना ठंडा होता है कि आप 3 मिनट से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जल्द ही पानी इंजन रूम में भर गया। हर तरफ अंधेरा हो गया। सभी भ्रमित हो गए। बाहर आते ही कैप्टन ने सभी को सूट पहनने को कहा। ऐसे हालात में सिर्फ सर्वाइवल सूट ही है जो इन्हें बचा सकता है। एक एक्सपोजर सूट काफी मोटा होता है। ये इतने मोटे होते हैं कि पहनना आसान नहीं होता। पहनने के लिए थोड़ा टाइम तथा एफर्ट लगता है। जल्द ही कैप्टन को एहसास हो गया आर्कटिक रोज की क्रू का समय खत्म हुआ। सिर्फ राइट तरफ टिल्ट होने लगी। एक पल के लिए क्रू को लगा ये लहरों की वजह से हो रहा है, वापस नॉर्मल हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। कुछ ही क्षणों में वेसल पूरी तरह पानी में डूब गया। सरवाइव कर रहे क्रू का एक ही सवाल था, लहरें तो नॉर्मल है, फिर वेसल डूबा कैसे? डूबने के कुछ ही घंटे बाद कैप्टन का दोस्त जो दूसरे फिशिंग वेसल पर था कांटेक्ट किया, बट संपर्क बना नहीं।
घंटों बाद भी कोई सूचना नहीं मिली। आखिरी डिसीजन पर पहुंचते हैं इससे पहले पता चला कि कैप्टन डेव रेंडल का शिप बेरिंग सी में डूब चुका है। ये जानकारी कैसे मिली ये जल्द ही पता चलेगा। अभी सबसे बड़ा सवाल है फिशिंग वेसल डूबा कैसे। ऐसा अनुमान लगाया गया उस समय 45 नॉट्स की हवाएं चल रही थी। ये हवाएं समंदर को उथल पुथल कर देगी। शायद इसी वजह से शिप डूब गया हो। लेकिन अलास्का में मछली पकड़ने वाली नावें ऐसे हालात का सामना हमेशा करती हैं। मिस डूबने का रीजन ये नहीं है। अगला डाउट हुआ ठंड पर। बर्फ जमना तब होगा जब बाहर का तापमान इतना कम हो नाव पर आने वाला सारा पानी जमने लगे। ठंडे इलाकों में बोट पर ऐसा होना नॉर्मल है। ऐसे हालात में क्रू को खुद ही बाहर जाकर बर्फ को हटाना पड़ता है। जब बर्फ डेक पर जमा होने लगती है तो बोट को ज्यादा भारी बना देती है। ऐसे में पलटने के लिए खतरनाक स्थिति बन जाएगी। बट आसपास के बोट के अनुसार वहाँ कोई बर्फ नहीं थी। इसी वक्त बोट के बारे में एक कड़वी सच्चाई पता चली। उस बोट के फॉर्मर क्रू मेंबर्स का कहना है कि खराब मौसम में शिप लहराती थी, अनकंफर्टेबल थी नॉर्मल से ज्यादा। बोट जब खराब मौसम में एक तरफ से दूसरी तरफ लहराती थी तो वह ज्यादा हिलता था। ऐसा फील होता था ये कुछ ज्यादा ही लटक रहा है। वह जल्दी से नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाती थी। एक और सच का खुलासा हुआ, यह हमेशा से फिशिंग के लिए ट्रॉलर नहीं था। ट्रॉलर से पहले श्रिम्पर था। कई बार मॉडिफाइड किया गया था। जब भी किसी वेसल को उसके मूल कॉन्फ़िगरेशन के साथ बदला जाता है कुछ मेन पॉइंट पर ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कोई नया चीज जोड़ना, अलग से वजन ऐड करना तथा ऐसी चीजों का ऊंचाई पर इस्तेमाल कम किया जाए जिसका वजन ज्यादा हो। किसी भी वेसल पर स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासकर एक मछली पकड़ने वाले वेसल पर। ज्यादातर जहाजों पर कार्गो लोड होता है, वे आसानी से पहुंच जाते हैं बंदरगाह पर। ऐसी स्थिति में शिप की स्थिति नॉर्मल रहेगी, बट मछली पकड़ने वाले नाव की स्टेबिलिटी हमेशा बदलती रहती है। जैसे ही मछली पकड़ना शुरू करेंगे स्टेबिलिटी बदल जाएगी। ऐसा होता है भारी जालों को हवा में उठाने से। ऐसा कहा जाने लगा कि वेसल की ऊंचाई बढ़ाने से स्टेबिलिटी बदल गई। यह इतना ऊंचा हो गया कि उथले समंदर में डूब गया। यदि वेसल के नॉर्मल डिजाइन को देखा जाए तो कुछ चीजें नोटिस करने को मिलेंगी, जैसे अपग्रेड के बाद प्रोसेसिंग फैक्ट्री को जोड़ना, जबकि स्टेबल बनाने के लिए कंक्रीट का स्लैब तैयार करना तथा जाल को खींचने के लिए एक स्टील का गेंट्री तैयार करना शामिल है। यहाँ एक्सपर्ट का ये भी कहना है जब तक वाटर टाइट हैचेज बंद हैं, मॉडिफिकेशन के बाद भी वेसल नहीं डूबेगा। बोट का ऑटोमेटिक न डूबने का रीजन है वेसल में पानी इंटर किया होगा। उस समय ट्रोल दरवाजे गायब थे। ट्रोल दरवाजे स्टील के फेंस होते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है मछली के जाल को ओपन रखने में। हर एक का वजन लगभग 200 किलोग्राम से ज्यादा होता है। दिन में उन्हें ट्रोल किया जाता था, जबकि उसे रात को ऊपर खींच कर रखते थे। ऐसा प्रेडिक्ट किया गया रात के समय जैसे ही बोट अनकंफर्टेबल हुआ, ट्रोल डोर वेसल से टकराया होगा, हो गया होगा एक बड़ा सुराख। बट आश्चर्य तब हुआ जब पता चला कि वेसल में कोई सुराख था ही नहीं। जल्द ही असली रीजन सामने आ गया। वेसल का एक बड़ा हेच खुला था। ये खुला हेच वेसल के सबसे बड़े कंपार्टमेंट में से एक है। ये जाता है फिश प्रोसेसिंग एरिया में। खुला हेच इतना चौड़ा था, टकराती लहर अंदर टन भर पानी ला सकती है। खुला हेच ओपन ही छोड़ दिया गया जब क्रू भाग रहे थे। हेच के माध्यम से हमेशा अंदर बाहर आना जाना रहता था, मतलब उसका खुला रहना नॉर्मल है। नाव भारी तथा खुले समंदर में था। कड़वी सच्चाई तो यह है, यही हेच एकमात्र नहीं है जिसे क्रू ने खुला छोड़ दिया था। अंदर के सभी हेच अक्सर खुले रहते थे। खराब मौसम में हेच खुले रहने से पानी प्रोसेसिंग एरिया से होते हुए पहुंचेगा इंजन रूम में। 1 मिनट 40 सेकंड के अंदर ही पूरा इंजन रूम भर जाएगा पानी से। यह क्रू के लिए भागने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। पूरा सच सामने आ गया। सुबह के लगभग 3 बजे हेच खुला था। खराब मौसम है। बड़ी लहरें पीछे खुले हेच में दौड़ने लगती हैं। खुले हेच के माध्यम से पानी अंदर भरने लगा। जल्द ही प्रोसेसिंग एरिया में बाढ़ आ गया। कई इंटरनल हेच खुले होने से पानी अंदर केबिन तथा नीचे के अपार्टमेंट में भरने लगा। इसे फॉलो करते हुए इंजन के निचले स्तर में पहुंच गया। बाढ़ के कारण आर्कटिक रोज दाहिने तरफ लुढ़क गई। वह जब भी लुढ़की अंदर पानी और भर गया। इंजन बंद हो गया। कैप्टन को एहसास होता है बहुत देरी हो चुकी है। सर्वाइवल सूट को लॉकर से निकालना शुरू किए। वास्तव में समय इतना था ही नहीं कि सूट पहन पाते। वेसल एक तरफ लुढ़कती गई और डूब गई। डूबने के तुरंत बाद एक इमरजेंसी सिग्नल भेजा गया। ऐसा हुआ EPIRV की वजह से। ये जैसे ही पानी में जाता है ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। ये सिग्नल भेजता है पास के सैटेलाइट को और फिर ये सिग्नल भेजे जाते हैं अलास्का के कोस्ट गार्ड स्टेशन पर। इस समय उस आइलैंड पर एक C-130 विमान था। इमरजेंसी की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम चल पड़ी। सिंकिंग पॉइंट था यहाँ से लगभग 1400 किलोमीटर दूर। पहुँचने में लगेंगे लगभग 4 घंटे।
बचाव टीम को उम्मीद है एक्सपोजर सूट की हेल्प से वे 12 से 14 घंटे तक सरवाइव कर पाएंगे, बट सच्चाई तो कुछ और ही है। इसका कोई डाटा नहीं कि उनमें से कितने लोग इमरजेंसी सूट पहन पाए हैं। लगभग 5 घंटों बाद पहुंचे सिंकिंग पॉइंट पर। वहां कोई बोट नहीं दिख रहा है सिवाय सर्वाइवल सूट के जो तैर रहे हैं पानी पर। लगभग 1 घंटों तक खोज चली। किस्मत से एक शख्स दिखाई पड़ा। ये कोई और नहीं बल्कि थे कैप्टन। बॉडी में जरा भी मूवमेंट नहीं थी। उम्मीद था वे जीवित होंगे। अब तक कैप्टन का बोट भी उस लोकेशन पर आ चुका था। उन्हें वेसल पर लिया गया। वह सांस नहीं ले रहा था, शरीर ठंडा था। सीपीआर भी किया, पूरी कोशिश किए, बट कुछ भी हाथ नहीं लगा क्योंकि कैप्टन कब का मर चुके थे। 2 दिन की इंटेंसिव सर्च के बाद कोई भी जीवित नहीं बचा, ना ही मिली बाकी 14 क्रू की डेड बॉडी। पानी पर तैरते सूट को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि उन्होंने पहनने की कोशिश तो की थी, बट पर्याप्त समय नहीं मिला पहनने के लिए। दुर्घटना के बाद बेरिंग सागर में जाने वाले सभी बोट के लिए रूल्स बनाए गए। पहला तो यही था वाटर टाइट डोर्स में अलार्म लगाए जाएं, ताकि क्रू को अलर्ट किया जा सके डोर खुले हैं। डूबने के 8 साल बाद अलास्का के तट पर मछुआरों ने कुछ कंकाल पाए। ये स्केलेटन थे एक इंसान के। डीएनए टेस्ट के बाद कंफर्म हुआ ये हड्डी था जेफ का, वही छोटा लड़का जिसकी उम्र थी मात्र 20 वर्ष, जो स्कूली पढ़ाई के पैसों के लिए फिशिंग पर आया था।